नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस विज्ञान की दुनिया में। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। अभी तक हम एमसीक्यूज किया हमने फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमने एक पॉलिटी का वीक चलाया और अब हम फिर से क्लासेस में आ गए हैं और साथ में हम कुछ प्लान कर रहे हैं, लाइक और एमसीक्यूज देंगे हम कुछ अलग टॉपिक्स पर, जिस पर आपका साइंस टेक सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले बार चर्चा की थी, लाइट पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके एग्जांपल है ये पेंसिल टेढ़ी क्यों दिख रही है, मछली यहां पर है पर वो दिख थोड़ा सा अप साइड रही है, इसलिए हमें नदी जितनी गहरी होती है उसकी तुलना में थोड़ी सी कम गहरी दिखाई देती है। रियल डेप्थ है 8 मीटर बट लुक्स 6 मीटर। इट्स रियल डेप्थ इज 8 मीटर पर अपरेंट इज 6 मीटर। ये मिस्टेक्स हमसे होती है, कई बार हम गलत अंदाजा लगा लेते हैं। इसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ऐसी घटनाएं होती है। तो अवेयर होना चाहिए, जब भी नदी में उतरे समझें कि ये घटना क्यों हो रही है। और रिफ्रैक्शन में आपको समझा चुका था कि क्या कारण है रिफ्रैक्शन का। सेम थिंग रियल में जब सन यहां होता है पर हमको दिखता है यहां पर, एक्चुअली वो यहां होता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? वास्तव में वो वहां पर होता नहीं है पर हमें वहां पर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर होती है, मॉइस्चर होती है, वाटर वेपर होती है, जल वाष्प होती है, ये सब इस अपवर्तन की घटना में सहायता करते हैं। तो इससे जो रियल में यहां पर होता है और हमें वो यहां दिखता है। और ऐसी जब सनसेट होता है तो जो सनसेट नीचे गिर जाता है उसके बाद भी हमको अप साइड में दिखाई देता रहता है। विच मीन्स नॉर्मली डे अगर हम देखें तो नॉर्मली रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, डे इज लॉन्गर, दिन लंबे हो जाते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। अगर ये रिफ्रैक्शन ना हो, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल, एयर, मॉइस्चर, वाटर वेपर। अगर हम बोले कि हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं, अगर वायुमंडल ना हो तो सूर्य बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे हम घर में बल्ब जलाते हैं। बल्ब जलाया, सूरज आएगा, बल्ब बंद हो जाएगा, एकदम से सवेरा हो, एकदम से अंधेरा हो जाएगा। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि अरे अब सनसेट होने वाला है, धीरे धीरे सन सूर्य डूब रहा है, मतलब दिन खत्म होने वाला, अरे देखो सवेरा हो रहा है, सनराइज हो रहा है, वो फीलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। एकदम से आएगा, एकदम से बंद हो जाएगा। जैसे लाइट चालू करना, लाइट बंद करना, अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो। ये वायुमंडल इस रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करता है, इसलिए सूर्य जब हमारे सामने नहीं होता है तब भी हमको दिखाई देता है, और जब वो डूब जाता है, हमारे सामने नहीं होता है, तब भी दिखाई देता है। तो इससे दिन आपके लंबे हो जाते हैं। ये रीजन है, इसका कारण है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? इसका कारण है दिस एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो वायुमंडल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, एटमॉस्फेयर हमारे लिए। प्रकाश का अब हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो चीजें हम ध्यान देंगे। आप बोलेंगे अभी तो थोड़े दिन पहले हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, ठीक है, और अब ये क्या आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें इंटरनल वर्ड का यूज क्यों किया गया? ये हो क्या रहा है इसमें? तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें छोटा सा, सिमिलैरिटी तो है। सिमिलैरिटी ये है कि जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। सेम थिंग यहां पर, जिस मीडियम से रेस जाती है उसी मीडियम में वापस लौट आती है, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। पर डिफरेंस क्या है?
ये एक रिफ्लेक्शन ही है, और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहां पर ये परावर्तन ही है, पर ये अपवर्तन के द्वारा होने वाला परावर्तन है। अपवर्तन के द्वारा होने वाला परावर्तन। इसमें रिफ्लेक्शन में एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। यहां पर एनर्जी लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉस। मतलब जितना प्रकाश की एनर्जी ट्रेवल करती है उतने ही रिटर्न मिलती है, जबकि यहां पर एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए अगर एनर्जी को सेव करना है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मोर बेनिफिशियल फॉर दिस साइंस वर्ल्ड। इस विज्ञान की दुनिया के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा उपयोगी साबित होगा। अब होता क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, फिर से देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहता है कि ये एक मीडियम, इसको हम कहते हैं डेंस, दूसरा मीडियम है रेयर, इसको हिंदी में कहेंगे विरल, ये कहलाएगा सघन। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है, उसको जाना चाहिए ऐसे, पर वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाती है, थोड़ा अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर हम एक अनादर रेस को भेजें तो और दूर हो जाएगी। मतलब इसका जो एंगल है, इसको हमने इस एंगल पर भेजा और इसके पहले इस एंगल पर भेजा था। मतलब एस एंगल इंक्रीज हुआ तो उसका टिल्ट होना, उसका अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर का भी एंगल इंक्रीज हो गया। अब हमने क्या किया, एक रेस और भेजी, ये रेस भेजी, और ये रेस इसके पैरेलल हो गई। मतलब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल में हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिड में है। मतलब अगर थोड़ा सा एंगल कम कर दें तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कैसे? ये एंगल हो गया, तो मैं एंगल का नाम नंबर दे दूं अगर अलग कलर से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 1 2 3 4। मतलब आप देख रहे हैं अगर एंगल को, एक एंगल ऐसा है ग्रीन वाला, ये वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी वैल्यू कम करते हैं, अगर उसकी वैल्यू कम करते हैं तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल? क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। Critical angle is the angle of incident. Critical angle is the angle of incident for which the angle of refraction is equal to 90 degree. यहां पर हम देखें, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये देखिए, ये 90 डिग्री, मैं अलग से बनाकर बता देता हूं। ये देखिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये जो आई है, आई मतलब आपतन कोण, यही क्रिटिकल एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री।
तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वैल्यू कम करेंगे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? इसे दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब क्या निकलता है? पहला मीनिंग निकलती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो कंडीशन। पहली कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंस टू रेयर। पहली कंडीशन है प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रकाश कहां से कहां जाना चाहिए? सघन से विरल के बीच जाना चाहिए, तब ये होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब इस एंगल से ज्यादा एंगल होगा तब कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब हमें यहां से भेजना पड़ेगा तब कहीं यहां वापस आएगा। इस एंगल से भेजेंगे तब इस एंगल से वापस आएगा, अदरवाइज उससे कम एंगल रखेंगे तो रिफ्रैक्शन ही होता रहेगा। उस एंगल से कम रखेंगे तो रिफ्रैक्शन होता रहेगा, और जब उस एंगल को बढ़ा देंगे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये ग्रीन क्या है? क्रिटिकल एंगल है। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए एक बार मैं और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? लाइट डेंस टू रेयर में जाना चाहिए, रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, मतलब सघन से विरल में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसलिए जाना चाहिए कि तभी तो वो परपेंडिकुलर से दूर जाएगी। अगर उल्टा कर देंगे तो नियर टू परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो हो गई नहीं। दूसरा ये कह रहा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब इशू आता है क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण क्या है? तो क्रांतिक कोण क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब रेड कलर से बना रहा हूं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। वह आपतन कोण, ये वाला कोण, ये जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। इससे ज्यादा जब वैल्यू होगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब आपको रेज हमेशा इससे ज्यादा वाले में भेजनी पड़ेगी। ज्यादा वाला मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इस ये वाला एंगल जब इससे ज्यादा करोगे तब वो वापस लौट कर आएगी। ये कहलाएगा वह एंगल जो क्रांतिक कोण से ज्यादा है। अगर आप ये एंगल कम कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इससे क्रांतिक कोण से कम कर देते हो, तो ये यही रहेगी, वापस नहीं आएगी, अपवर्तन हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रांतिक कोण से ज्यादा बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ रहा है? एनर्जी लॉस नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन के द्वारा होने वाला परावर्तन है। समझ में आ रहा है आपको? ये किसके द्वारा होने वाला परावर्तन है? अपवर्तन के द्वारा होने वाला परावर्तन। एनर्जी लॉस नहीं, ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? तो कई बार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये दो स्टेटमेंट आएंगे,
ये 4 आ जाएंगे। एक में दिया रहेगा रेयर टू डेंस, एक में दिया रहेगा डेंस टू रेयर, एक में दिया रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल, एक बार दिया रहेगा ग्रेटर देन। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं एग्जाम में, कौन कौन से टिक करने पड़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्त है, व्हाट इज द फॉलोइंग कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो किसी भी एक कंडीशन जो दी होगी वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल क्या है जो हमें अपनी आम जिंदगी में दिखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मिराज, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है मिराज, जिसको हिंदी में कहते हैं मृग मारीचिका। मृग की मारीचिका मतलब मृग बेचारा घूमता रहता है कि पानी आगे है, पानी आगे है, पर पानी आगे नहीं होता है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं मिराज, मृग मारीचिका। क्या होता है कि देखिए ऊपर कूल एयर होती है जो डेंसर मीडियम होता है, नीचे हॉट एयर होती है जो रेयर मीडियम होता है। तो जब डेंस टू रेयर जाएगी तो जो रेज है हमें यहां दिख रही, जो पेड़ ऐसा वो उल्टा लटका देखे तो हमको लगेगा यहाँ पानी है, तभी तो ये इमेज बन रही है। तो वैसी जानवर भी दौड़ता रहेगा उस पानी को पाने के लिए। ऐसा हमको गर्मी के दिनों में सड़क पर भी दिखता है। जब अपनी गाड़ी से जाते हैं तो हमको ये यहां लगता है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बनता है, इसलिए हमको लगता है यहाँ पानी भरा। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा, जिसको हम कहते हैं मिराज। क्यों हो रहा है? क्योंकि रेज डेंस टू रेयर मीडियम में जा रही है। सबसे नीचे हॉट एयर है, फिर वार्म एयर है, फिर कूल एयर है। देखिए हॉट एयर, वार्म एयर, कूल एयर, तो डेंस टू रेयर जा रही है रेज। ये देखो डेंस से आई, रेयर पर गई, रिफ्लेक्शन बना, हमको लगा कुछ है। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर भी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। समझ में आ रही बात आपको? किस पर काम करता है? दूसरी बात है कि ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसमें लाइट वेव्स होती है, प्रकाश तरंगे होती है। इसलिए हम किसी से फोन पर बात करें, लैंडलाइन से बात करें, या आपके घर में इंटरनेट फैसिलिटीज देनी हो, तो अगर इसकी जगह हम इलेक्ट्रिक रेस का यूज करें, साउंड रेस का, अदर रेस का यूज करें, तो बहुत स्लो होंगी। ये लाइटनिंग स्पीड में 3 लाख पर किलोमीटर सेकंड से आएंगी, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो 3 लाख से ज्यादा। मतलब हमको लगेगा ही नहीं कि हम किसी से दूर से बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आप हमारे आमने सामने बैठ कर बात कर रहे हैं। इतना फास्ट कम्युनिकेशन होता है इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और एनर्जी लॉस नहीं होता। तो ऑप्टिकल फाइबर रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन फील्ड, संचार के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर एक क्रांति है। क्लियर? मेडिकल साइंस में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा एक और चीज है लूमिंग। अबे लूमिंग क्या होती है? मिराज का उल्टा है, मिराज का उल्टा होती है लूमिंग। मिराज में आपको लगता है कि आगे पानी है या कुछ पेड़ की आकृति उल्टी दिखती है। इसमें समुद्र में चलने वाला जहाज, जो शिप यहां चलते हैं, वो शिप हवा में लटके दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं लूमिंग। ये क्यों हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। लिखा है लूमिंग कॉज बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये शिप देखो यहां है, ठीक है, ये कोल्ड एयर है, ऊपर थोड़ी वार्म एयर होगी। ये देखो डेंस टू रेयर गया और आपको जहाज का शेप ऊपर बना, वर्चुअल इमेज यहां बन गई है, जबकि वो एक्चुअली यहां पर है। तो कोल्ड एरियाज में स्पेशली नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नीचे अर्जेंटीना का इलाका, न्यूजीलैंड का साउथ पार्ट, यहां पर अंटार्कटिक में ऐसी घटनाएं होती रहती है, जिसको हम कहते हैं लूमिंग। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? लूमिंग के नाम से जाना जाता है। यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल।
और देखिए कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है टोटल इंटरनल, ये ऑप्टिकल फाइबर वायर है, ये कम्युनिकेशन में यूज होती है, संचार में यूज होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर वायर होती है जो सिलिकॉन की बनी होगी, इसमें यहाँ पर सिलिका का यूज किया जाएगा, क्ले का यूज किया जाएगा, ठीक है। थिन वायर होती है ऑप्टिकल फाइबर वायर, ठीक है। ऊपर स्टील वायर होती है, कॉपर ट्यूबिंग होती है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन इंसुलेटर होता है इसमें। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मेडिकल साइंस में भी बड़ा काम हुआ है। एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोप जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर वायर के होते हैं, जिसके आगे छोटा सा कैमरा लगा होता है, वो वायर अंदर जाता है। आपके स्टमक की टेस्ट करना हो, आपके इंटेस्टाइन की जांच करनी हो, इसके लिए काम आता है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है? तो ये एंडोस्कोप का यूज हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल थ्रू प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म में चलती है, जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो होती है अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। अपने 7 कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। वही लिखा हुआ देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर विबग्योर के अनुक्रम में सफेद प्रकाश के घटक रंग में विभाजित होने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। The split of white light into constituent color in the sequence of Vibgyor on passing through a prism is called a dispersion of light. सबसे ऊपर रेड है, सबसे नीचे वायलेट है। समझना आप इसको, है ना? मतलब क्या हुआ कि लाइट ऐसे आई और रेड ऐसे चला गया, ये रेड चला गया। लेकिन जो वायलेट है, वायलेट ऐसे जगह और नीचे झुक के चला गया। मतलब अगर हम डेविएशन की बात करें, अगर हम बात करें डेविएशन की, तो डेविएशन किसका ज्यादा हो रहा है? वायलेट का हो रहा है। ज्यादा डिविएट हो रहा है, ये कम डेविएशन, कम विचलन हो रहा है। मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है? वायलेट का। वायलेट मैक्सिमम डेविएशन। सबसे ज्यादा अगर विचलन हो रहा है तो किसका हो रहा है? बैगनी। इसलिए बैगनी नीचे की तरफ चला गया, व्हाइट रेड उतना नहीं गया। एक चीज और क्लियर हो गई कि ये जो व्हाइट कलर है इज मेड ऑफ 7 कलर। तो सफेद रंग है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। ये न्यूटन जी ने बताया। किस बताया? न्यूटन, अपनी बुक प्रिंसिपिया में। दिस व्हाइट कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर विच नोन एज अ विबग्योर, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस 7 कलर में डिवाइड हो जाता है ये लाइट, जिसको हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। अब इशू आता है कि ये क्या एग्जाम में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो एग्जाम में पूछने का तरीका यह है कि जब लाइट ट्रेवल करती है और 7 कलर में डिवाइड होती है, उसको क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे अपर पार्ट में क्या होगी? तो रेड होगी। सबसे नीचे क्या होगी? वायलेट होगी। ठीक है? क्यों होगी? क्योंकि वायलेट का डेविएशन ज्यादा है, रेड कलर का डेविएशन कम है। वायलेट का ज्यादा है, रेड का कम है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब ये लाइट 7 कलर में डिवाइड हो रही है और इसके आगे एक प्रिज्म और लगा देते हैं, एक ऐसा प्रिज्म और लगा दिए ऐसा, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये आगे फिर से व्हाइट कलर में डिवाइड हो जाएगी। ये 7 रंग मिलकर फिर से सफेद रंग बन जाएंगे अगर एक प्रिज्म और लगा दे। एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न और बन सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पीछे कारण क्या है? क्यों होता है ये वर्ण विक्षेपण? और रीजन क्या है? तो अगर हम रीजन की बात करें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण की बात करें, तो हमें देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या? कोई चीज मुड़ती क्यों है? मेरी बात नहीं समझी? कोई चीज मुड़ती क्यों? उसका कारण होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो प्रकाश है, प्रकाश के हर रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
अलग अलग होता है। तो हर रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें रेड, रेड सबसे नीचे ऊपर था, और वायलेट सबसे नीचे था। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मिनिमम होता है, और जैसे जैसे हम वायलेट की तरफ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कम या ज्यादा क्यों होता है, प्रश्न तो ये भी आना चाहिए। लाल का ही क्यों कम होता है? तो अध्ययन से पता पड़ा है कि हर रंग की स्पीड भी अलग अलग होती है, हर रंग की चाल अलग अलग होती है। मेरी बात समझ में आ रही? हर रंग की स्पीड अलग अलग होती है, जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम है, जिसका अपवर्तनांक, फिर से लिख देता हूं, क्या मिनिमम है? अपवर्तनांक। यहां क्या मैक्सिमम है? इंग्लिश में लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो चाल सर्वाधिक होगी। चाल क्या होगी? सर्वाधिक होगी, और इसकी चाल सबसे कम होगी। मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जिसकी चाल कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ज्यादा समझ में आया? एक बात और देख लेते हैं। अगर स्पीड ज्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी कम होगा। चाल कम है तो विचलन या डेविएशन अधिक होगा। ये चीज नोट कर लीजिए। अगर बहुत तेजी से स्पीड से कोई चीज गुजर रही है तो डेविएट नहीं होगी, धीमे चल रही तो मुड़ने की संभावना ज्यादा है। अगर वो सीधी सीधी निकल गई तो निकल जाएगी, कोई उसको बीच में जो बैरियर आएंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तेजी से निकल जाएगी। लेकिन अगर स्पीड कम है तो बैरियर उसको घुमा देंगे, टर्न करा देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो रास्ते के मार्ग में पड़ने वाले पार्टिकल्स कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सीधे निकल जाए। और अगर स्पीड कम है तो वो उसको टर्न कर देंगे। इसलिए चाल कम होने पर डेविएशन ज्यादा होगा, चाल ज्यादा होने पर डेविएशन कम। ये रीजन है वर्ण विक्षेपण का। इसलिए रेड जो है सबसे कम डेविएट होता है, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। यही कारण है कि वो आपको पिछला जो चित्र देखा था उसमें जो विव गियोर दिख रहा था वो इसी कारण से दिख रहा था। ठीक है, नीचे से विव गियोर, रेड का डेविएशन सबसे कम हो रहा है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको लिख लीजिए, कई बार मेंस में आ जाएगा, है ना? कोई जरूरी नहीं किसी यूपी में आए, किसी भी राज्य में आ सकता है। झारखंड से लेके राजस्थान में स्पेशली छोटे क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में इस तरह के साइंस को लेकर काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उत्तराखंड में भी देख सकते हैं आप, बिहार में भी देख सकते हैं। तो रीजन समझ में आया? क्या रीजन है? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम देख रहे हैं कि जो आकाश है वो नीला दिख रहा है, पर शाम को लाल पीला दिख रहा है, और सवेरा होने पर, जैसे ही सवेरा हो रहा है फिर से लाल पीला दिख रहा है। तो कारण क्या है इन सब सारी चीजों का? क्यों आकाश नीला, लाल पीला सुबह,
शाम को मतलब सनसेट के समय और ये सनराइज के समय ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या फिनोमेना है, क्या सिद्धांत काम कर रहा है, इन सब के पीछे कि आकाश का नीला दिखना, सुबह शाम लाल पीला दिखना और सनराइज सनसेट के समय ऐसा दिखना, क्या रीजन हो सकता है। तो अगर उस रीजन की बात करें तो वो रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन होता क्या है, देखिए क्या होता है। व्हेन लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता है तो बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जल वाष्प होती है, इन सबसे वो टकराता है। जो टकराता है तो थोड़ा सा वो डेविएट होता है और कुछ लाइट ऐसी होती है जो वहीं पर फैल जाती है, कुछ लाइट वहीं पर फैल जाती है। तो जो फैलेगी वो ज्यादा दूर नहीं चल पाएगी। एग्जांपल देता हूं आम जिंदगी से, एक कलर लीजिए ब्लू, एक लीजिए रेड। ब्लू को ज्यादा फैला दीजिए तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, रेड की पतली लाइन करिए ज्यादा, जो ज्यादा बिखरेगा वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, जो कम बिखरेगा वो ज्यादा दूर जाएगा। इसलिए दूर चलने के लिए लाइफ में भी बिखरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर जिंदगी बहुत लंबा चलना है तो अंदर से इनर मोटिवेशन आते रहना चाहिए। आपको जो जिंदा रखता है वो अंदर का मोटिवेशन ही जिंदा रखता है। खुद से मोटिवेट हुई, नो नीड फ्रॉम एक्सटर्नल साइड। और आप बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, बहुत बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, छोटी छोटी बाधाएं, छोटे छोटे तनाव से मुक्त होकर रहिए। आप बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, छोटे मामलों में मत उलझिए। क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिखरना नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा तो दूरी कम, स्कैटरिंग लेस, स्कैटरिंग उल्टा लिख गया थोड़ा सा, तो डिस्टेंस मोर, दूरी क्या होगी ज्यादा। अब तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि सबसे दूर से कौन सा रंग दिखता है, सबसे दूर से कौन सा रंग दिखता है, रेड दिखता है। इसके तो रेड की स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन होगा, कम, इसलिए वो ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। ये बात समझ में आ रही है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए वो ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट इज अ चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली स्कैटरिंग क्या है, प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन है चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की दिशा का बदलना, प्रकाश की दिशा का बदलना। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बेसिकली ये है क्या, बेसिकली लाइट को प्रकाश का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण किया, देन एमिट कर दिया, उत्सर्जन कर दिया। वास्तव में स्कैटरिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देन एमिशन ऑफ लाइट। पहले तो द पार्टिकल ऑफ एयर, डस्ट, वाटर वेपर फर्स्ट एब्जॉर्ब द लाइट देन एमिट द लाइट। वास्तव में धूल कण, जल कण प्रकाश का अवशोषण करते हैं और फिर उसका उत्सर्जन करते हैं, यही स्कैटरिंग है। बात समझ में आ रही है, यही है स्कैटरिंग, प्रकाश का बिखरना। क्लियर है? चलिए, सबसे कम कौन सा रंग बिखरेगा, सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी, कम प्रकीर्णन,
सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल रंग का, इसलिए ज्यादा दूर तक दिखेगा। इसलिए वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। इसलिए जो डेंजर सिग्नल है, रेड लाइट जैसे हम देखते हैं, वो लाल रंग से बनाई जाती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? खतरे का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और जो क्लियर हो गया आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट? कोई डाउट है स्कैटरिंग लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें कण निलंबित होते, इसका आकार तरंग दैर्घ्य के क्रम का होता है। प्रकाश पर प्रहार करते कण अलग अलग दिशा में विभाजित हो जाते हैं, बिखर गए ना, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। रैले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता तरंग दैर्घ्य से प्रतिलोम होती है, मतलब तरंग दैर्घ्य के उल्टी होती है। मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा, प्रकीर्णन कम। तो किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है? रेड की ज्यादा है, तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? रेड का तो कम हो जाएगा, लाल रंग का कम हो जाएगा। लाइट passes through a medium in a which particle are suspended whose size of the order of wavelength light. The light on striking these particles divided in different directions. This phenomenon is called scattering. As per Rayleigh, intensity of scattering of light is inverse related to wavelength. मतलब जिसकी wavelength कम होगी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कम किसकी होती है? बैगनी की होती है। तो उसकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा किसकी होगी? बैगनी की होगी। समझ में आ रहा है आपको? जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। लिखा हुआ आपके रेड की सबसे कम होगी क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा। तो जो आप इसके रीजन क्या है, मतलब इसके एग्जाम्पल क्या है? आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला। सुबह शाम कैसा दिखता है? लाल पीला। अच्छा, अगर हम एटमॉस्फेयर अलग कर दें, यदि वायुमंडल ना हो, वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखेगा? आकाश का रंग क्या होगा? तब आकाश का रंग होगा काला, ब्लैक। इसलिए जब स्पेसशिप से आप अपनी धरती की तरफ देखते हो तो एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए आपको ब्लैक दिखाई देता है। स्वच्छ पानी जो होता है वो हल्का सा ब्लू दिखाई देता है, गहरा पानी ब्लू दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। समझ में आ रहा है आपकी स्कैटरिंग? चलिए, ये क्या है? आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये कहलाते हैं रेनबो। क्या कहलाते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ये इंद्रधनुष जो होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब लाइट पड़ती है तब बनते हैं इंद्रधनुष। समझ में आ रही बात? ये कब बनते हैं? जब जल वाष्प पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इंद्रधनुष सामने है आपके, इंद्रधनुष सामने दिख रहा है तो सनरेज पीछे होगा। कभी जिस तरफ सूरज है उस तरफ इंद्रधनुष बनने की संभावना नहीं है। और दूसरा, जब सूरज यहां होगा तब लाइट पड़कर ऐसे बनेगा, और सूरज अगर ऊपर है, टॉप पर है, तो नहीं बनेगा। मतलब दिन के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनेगा। 12 बजे नो रेनबो। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसको वो टिल्ट होने का, उसके ऊपर लाइट पड़ने का, मूव करने, ऐसा है ना। और हम ऐसे देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा। तो इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे जाकर वाटर ड्रॉपलेट पर लाइट पड़कर ऐसे हमारी आंखों में आना चाहिए, तब तो दिखेगा। दिन के 12 बजे नहीं बनेगा, और दूसरा रात में नहीं बनेगा। अब रात का तो बात ही, रात को सूरज नहीं तो कहां से बन जाएगा? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दिन के 12 बजे नहीं बनेगा। ठीक है, अभी बनता क्यों है उस पर हम विचार करते हैं। तो इंद्रधनुष बनने के पीछे जो कारण है वो कारण है रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
दो कारणों से बनता है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूरज की रोशनी इस पानी की बूंद पर पड़ती है और इससे हमें इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं जिसको हम रेनबो यानी इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, फिर से बता देता हूं मैं। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है और आएगा भी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फर्स्ट एंड टू, दोनों का कंबाइंड डिवीजन है। अगर कभी आ जाए एक दो तो दोनों ही टिक करना है, बोथ 1 and 2। ठीक है, इन दो के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। There are two types of rainbow, प्राइमरी, हिंदी में कहेंगे प्राथमिक। कैसे पहचानेंगे प्राथमिक है? इसमें जो रेड कलर की पट्टी होगी, रेड कलर की, लाल रंग की, वो बाहर की तरफ होगी। मतलब ऐसे बना देते, ये होगा रेड कलर और फिर सबसे नीचे होगा वायलेट और बीच में पूरे कलर होंगे। ठीक है, रेड की पट्टी बाहर की तरफ होगी और जो सेकेंडरी होंगे, द्वितीयक होंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष, उसमें क्या होगा, ये वायलेट की पट्टी बाहर की तरफ होगी और रेड की अंदर की तरफ होगी, बाकी सब विबग्योर होगा अंदर। ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? एक में बाहर की तरफ लाल, एक में अंदर की तरफ लाल। ठीक है, ये कब बनेगा? प्राइमरी, प्राइमरी कंडीशन है। प्राइमरी कंडीशन क्या है? दो बार अपवर्तन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी कंडीशन क्या है सेकेंडरी की? सेकेंडरी कंडीशन है 2 टाइम रिफ्रैक्शन, हिंदी में कहेंगे अपवर्तन, एंड 2 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो बार अपवर्तन, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो बन जाएगा ही। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जाम में आया तो आपसे बन जाएगा। गलती होने की संभावना आपकी बहुत कम है। एक चीज और बता देता हूं, कलर ले लेता हूं ब्लैक। जब आंख पर आपका इंद्रधनुष की रोशनी पड़ेगी तो रेड का कलर जो डिग्री होगी वो 43 डिग्री होगी और इसकी 41 डिग्री होगी। तो सारे कलर 41 से 43 के बीच दिखाई देंगे प्राइमरी में। ठीक है, और अगर यही मैं बात करूं सेकेंडरी की तो ये दिखाई देंगे 51 से लेकर 54 के बीच, 51 डिग्री से लेकर 54 डिग्री के बीच। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, कंप्लीट रेनबो का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख भी लीजिए, आपको जो मैंने समझाया वो आप देख लीजिए। ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी, दो तरह के बनते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दौर। ठीक है, चलिए
तो इंद्रधनुष पर प्रश्न बन जाएंगे आपको, दिन के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बने। अब बात करते कलर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला, ये कहलाते हैं प्राइमरी कलर। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये कहलाएंगे प्राइमरी कलर। फिर आते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी यानी द्वितीयक रंग। क्या होते हैं द्वितीयक रंग? ऐसे रंग जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्राइमरी से, मतलब पीला यानी येलो, पीला। मेजेंटा को क्या कहेंगे आप? मेजेंटा कह देते हैं, मेजेंटा। और ये पीकॉक ब्लू, इसको सयान कहते हैं, पीकॉक ब्लू। तो मतलब ये मेजेंटा, येलो और सयान कहलाते हैं द्वितीयक रंग। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंग। अब पूरक रंग क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, पूरक, जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग बने, व्हाइट रंग बने, वो कहलाते सप्लीमेंट्री। जैसे येलो एंड मेजेंटा सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनको मिलाने से व्हाइट बनेगा। येलो और मेजेंटा मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा। रेड और सैन मिलाएंगे व्हाइट बनेगा। रेड और ग्रीन मिलाएंगे व्हाइट बनेगा। रेड और ब्लू मिलाएंगे व्हाइट। मतलब इस सबको कलर को मिलाने से बीच में क्या बनेगा? व्हाइट। तो यह है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। ठीक है। अगर आपकी शर्ट साफ करने के बाद आपने साबुन लगा के सफाई की है शर्ट की, है ना, पर थोड़ी सी येलोइश दिख रही है, थोड़ी सी पीली दिख रही है, हम इसमें क्या दे दें कि ये व्हाइट हो जाए? क्या मिक्स कर दें? तो येलो के साथ ब्लू मिक्स करने पर कौन सा कलर बनता है? व्हाइट। तो ब्लू मिक्स कर दूंगा। इसलिए कपड़ों में नील दी जाती है, जिसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर के कपड़ों में अगर येलोइश भी है तो जब वो नील दे देंगे तो व्हाइट की तरह चमक आएगी। इसलिए आजकल क्या, नील तो पहले अलग से था, आजकल साबुन में ही या डिटर्जेंट में मिक्स होकर आता है वो नील। ठीक है। तो व्हाइट बनाने के लिए येलो ब्लू को मिला देंगे तो व्हाइट बन जाएगा। इसका एग्जांपल भी आपने देख लिया। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं कलर। तो नील क्यों देते हैं, रीजन समझ में आ गया? अब बात करते कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बात नहीं करनी, सिर्फ बहुत एक लाइन बस लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है इसमें? कलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज का रंग क्या है? जो रिफ्लेक्ट, खत्म। जो परावर्तित हो वही रंग होता है। परावर्तित होकर हमारी आंखों पर जो आए वो रंग हम मान लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का कलर जो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आएगा, हमको वो चीज उस रंग की दिखाई देगी। जैसे इस पर व्हाइट लाइट पड़ी, व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। इसने क्या रिफ्लेक्ट किया? इसने रेड रिफ्लेक्ट किया तो हमको रेड दिखने लगी। इसने ग्रीन रिफ्लेक्ट किया तो ग्रीन दिखने लगी। इसने ब्लू रिफ्लेक्ट किया तो ब्लू। इसने ऑल कलर रिफ्लेक्ट कर दिए, सारे रंग रिफ्लेक्ट कर दिए तो हमको व्हाइट दिखने लगी। जब वो सारे रंगों को रिफ्लेक्ट करेगी तो व्हाइट दिखेगी। और नो रिफ्लेक्शन, कोई परावर्तन नहीं तो ब्लैक दिखेगी। जब कोई वस्तु सारे रंग को एब्जॉर्ब कर ले, when an object absorb all color, then it's look black, it appear black. जब कोई वस्तु सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है तो काली दिखती है, और जब सारे रंगों को परावर्तित कर देती है तो वो व्हाइट दिखती है। और जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करती है
वो रंग आपको दिखता है। सिंपल सा रीजन है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। एक चीज और आती है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि लाल रंग की बॉल रखी है, लाल रंग की गेंद है, उसके ऊपर अगर हमने ब्लू लाइट डाली तो क्या होगा? ठीक है। उसके ऊपर अगर हमने रेड लाइट डाली तो क्या होगा? उसके ऊपर अगर हमने ग्रीन लाइट डाली तो क्या होगा? उसके ऊपर अगर हमने येलो लाइट डाली तो क्या होगा? उसके ऊपर अगर हमने वायलेट लाइट डाली तो क्या होगा? सारी लाइट डाल लेते हैं, पिंक लाइट डाली तो क्या होगा उस पर? बताइए क्या फर्क होगा? वो लाल रंग की बॉल कैसे दिखेगी? तो दूसरा एक और हो सकता है, व्हाइट लाइट डाली तो क्या होगा? अगर उसके ऊपर हम व्हाइट कलर की लाइट डालेंगे तो क्या? सफेद रंग। अब सफेद रंग मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि दिखेगा नहीं, लिखूंगा तो। व्हाइट लाइट डाली तो क्या होगा? लाल रंग की गेंद पर अगर हम ब्लू लाइट डालते हैं तो ब्लैक दिखेगी, ग्रीन डालते हैं तो ब्लैक दिखेगी, येलो डालते हैं तो ब्लैक दिखेगी, वायलेट डालते हैं तो ब्लैक दिखेगी, पिंक डालते हैं तो भी ब्लैक दिखेगी, और अगर व्हाइट डालते हैं तो व्हाइट दिखेगी, और रेड डालेंगे तो वो क्या दिखेगी? सॉरी यहां गलत हो गया। व्हाइट रेड डालेंगे तो रेड दिखेगी, और रेड डालेंगे तब भी रेड दिखेगी। इसका मतलब क्या होगा? याद नहीं कर रहे सारी चीजें, हमको सिर्फ समझ लेना है। जिस रंग का ऑब्जेक्ट है उस रंग की और व्हाइट रंग की लाइट को छोड़कर बाकी सब में ब्लैक दिखेगा। याद ही नहीं करना हमको। जिस रंग की वस्तु है उस रंग की लाइट मत डालो और सफेद मत डालिए, ब्लैक दिखेगी। जिस रंग की वस्तु है उस रंग का रंग और सफेद रंग को छोड़कर बाकी रंग डालने पर वो काली दिखाई देगी। सिंपल मीनिंग ये है। तो एग्जाम में हमेशा अधिकतर आंसर काला होता है। रेड पर रेड डालेंगे रेड दिखेगी, रेड पर व्हाइट डालेंगे रेड दिखेगी, ब्लू पर रेड डालेंगे ब्लैक दिखेगी, ब्लू पर ब्लू डालेंगे ब्लू दिखेगी, ब्लू पर व्हाइट डालेंगे ब्लू दिखेगी, ब्लू पर पिंक डालेंगे ब्लैक दिखेगी, ब्लू पर ब्लू और व्हाइट छोड़कर बाकी सब में ब्लैक दिखेगी। याद करने की जरूरत नहीं, मतलब जिस रंग का ऑब्जेक्ट है वो रंग और सफेद रंग को छोड़कर कोई भी रंग डाला जाएगा वो कैसी दिखेगी? ब्लैक दिखेगी। ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए यही मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाया है। देखिए ये एप्पल कैसे कलर का? रेड कलर का। इसकी जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की, पत्तियां ग्रीन कलर की है ना। पत्तियां किस रंग की है? ग्रीन कलर की है। जब इस पर रेड लाइट डाली गई तो एप्पल रेड दिख रहा है क्योंकि वो रेड ही है, तो रेड लाइट में रेड दिखेगा। लेकिन पत्तियां ब्लैक हो गई इसकी, क्योंकि पत्तियां ग्रीन थी, ग्रीन पर रेड लाइट पड़ी तो ब्लैक हो जाएंगी। ग्रीन पर रेड लाइट पड़ी तो ब्लैक हो जाएंगी, रेड पर रेड पड़ेगी तो रेड ही रहेंगी। अब ग्रीन लाइट डाली गई, जब ग्रीन लाइट डाली गई तो वो एप्पल ब्लैक हो गया, क्योंकि रेड कलर का था इसलिए ग्रीन पर पत्तियां ग्रीन की ग्रीन रही क्योंकि सेम कलर की लाइट पड़ रही है। लेकिन जब ब्लू लाइट डाली गई तो दोनों ब्लैक हो गए, क्योंकि ये ब्लू ओरिजिनली ग्रीन थी, ये रेड थी। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो इसी चित्र के माध्यम से बस समझाने की बात। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है आपको? तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मिरर और लेंस, जिस पर एग्जाम में काफी क्वेश्चंस होते हैं, और हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, खासकर पीसीएस के लिए। हम वो 11th 12th और आईआईटी जेई उसकी बात नहीं करेंगे, उस पर टच भी नहीं कर रहा हूं, तो हम उस विषय में बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ जो हमारे एग्जाम के लिए कि हमारे में यूटिलिटी ज्यादा पूछी जाती है, डेली जो हमारे जीवन में रोज हमारे आंखों के सामने से गुजर रहा है, वो साइंस हमको पढ़ना होता है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे सेम टाइम पर मिरर और लेंस को लेकर।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।